बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने केमिकल प्रिंसिपल्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से कल हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रिंसिपल पढ़ लिए थे, जिसमें से हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पढ़ी थी, पीएच हम लोगों ने पढ़ा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलॉइड्स, काफी चीजें हम लोगों ने, काफी प्रिंसिपल्स, काफी रूल पढ़ लिए थे। बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े थे जो कि केमिकल प्रोसेसेस वगैरह को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको हम लोग माइंड में रखेंगे तभी तो ये हमसे चलेंगे, ठीक है। आगे हम लोगों ने मजीद जितने प्रिंसिपल्स रहते हैं हम लोगों ने उनको डिस्कस करना है, जिसमें से मैं पहले आप लोगों को पढ़ा लगी विच इज एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये वर्ड क्या है? एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन होता है ये बी आता है, हम लोगों ने पढ़ना है डी वाला, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना, जज़ब कर लेना, ठीक है। जज़ब कर लेना वो होता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन बुक से पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस such as gas or liquid collect on the surface of the another substance such a solid is called adsorption, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड या जिसमें लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि फिंगर चिप्स फ्राइज जो सी हैं, अगर उसको हम लोगों ने ऑयल के अंदर फ्राई किया, वो ऑयल कौन सा है? वो फिंगर चिप्स के अंदर होता है, ठीक है। वो ऑयल उसको हम लोग यूं छोड़ते वो ऑयल निकल जाता है चिप्स के अंदर से, तो वो जो ऑयल है वो एडसॉर्ब हुआ हुआ है फिंगर चिप्स के अंदर। इसी तरह परफ्यूम की बात कर लो कि परफ्यूम एक लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं परफ्यूम के अंदर, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बॉडी हमारी जो है वो सॉलिड है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के ऊपर जब हम लोग परफ्यूम का स्प्रे करेंगे तो वो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व नहीं होते, बल्कि बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं ताकि खुशबू आती रहे, ठीक है। तो समझ आ चुकी है ना दोनों बातों की कि जिसमें उनसे है सॉलिड के ऊपर कलेक्ट होते हैं, ऑब्जर्व ना हो। ऑब्जर्व का मतलब होता है जज़ब हो जाना। जैसे टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर के अंदर टिश्यू पेपर को अगर हम लोग पानी के अंदर रख दें, ठीक है, तो वो टिश्यू पेपर सारा का सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। ऑब्जर्व की भी बात करिए आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी लिक्विड या गैस का कलेक्ट हो जाना, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आ चुकी होगी। The condensation or adhesion of a gas, vapor, liquid or dissolved substance on the surface of solid or liquid is called absorption। ये दो डेफिनेशन है, दोनों की दोनों आप लोगों ने ऐसी करनी है। कंडेंसेशन या एडहेशन मतलब कलेक्शन, कलेक्ट हो जाना किसी वेपर का, सॉलिड का, लिक्विड का, डिसॉल्व पार्टिकल्स का, गैस का, किसके ऊपर? सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाना, कंडेंस हो जाना, एडहेसिव हो जाना। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं विच इज डिफ्यूजन, ठीक है। Diffusion is the process in which ions or molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा गाढ़ेपन से कम गाढ़ेपन की तरफ चले जाना, ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो डिफ्यूजन से होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली डिफ्यूजन हो रही होती है। वो किस तरह? Molecules move from a region of higher concentration to one of lower concentration, does not require energy for diffusion process। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली डिफ्यूजन हो रही होती है। वो किस तरह कि इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जितने भी आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको क्यों कहा जाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। किसी भी किस्म के हमें एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी किस्म की हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी होती है इस ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होती है? डिफ्यूजन की मदद से होती है। मतलब आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं।
आगे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन assisted by the enzymes of higher and assisted by the enzymes and requiring energy। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्ट हो जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें डिफ्यूजन हो रही है उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होता है, ऑस्मोसिस में बेसिकली आयन या मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब ये डिफ्यूजन का उल्ट है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हायर से लोअर की तरफ जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर से हायर की तरफ जाते हैं आयंस या मॉलिक्यूल। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक्टिव, वर्ड एक्टिव से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इस ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है या फिर इस प्रोसेस को असिस्ट किया जाता है एंजाइम्स के साथ, ठीक है, मतलब एंजाइम्स की मदद ली जाती है, एंजाइम्स की मदद से या एनर्जी की मदद से इस ट्रांसपोर्ट को चलाया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस होता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयन का चलना, ठीक है। ऑस्मोसिस पेज नंबर 11 पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में पढ़ लो, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सॉल्वेंट passes from a solution of lower solute concentration to a solution of higher solute concentration through a semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आगे मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में आपको बताऊंगी इसको क्या कहते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ऑस्मोसिस को और एक्सप्लेन कर दूं। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट जो सा है वो लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सॉल्वेंट आप लोगों को पता है कि सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो बेसिकली वाटर, लेकिन सॉल्वेंट ऐसा जो ज्यादा मिकदार में पाया जाए और सोल्यूट जो छोटी मिकदार में पाया जाए, दोनों चीजें जब मिक्स कर दी जाए तो सोल्यूशन बन जाता है। जब वो सोल्यूशन बनता है तो बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो ये होती है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ये क्या बना देते हैं, ये सोल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, सोल्यूशन इस तरह बनता है। ऑस्मोसिस की समझ आ चुकी है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आगे पेज नंबर 12 पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ लो, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। द मेम्ब्रेन व्हिच इज परमेबल टू द सॉल्वेंट बट डू नॉट टू द सोल्यूट पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल नेचुरल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास थ्रू होने देती है, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं होने देती। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है पिस्टन। पिस्टन का पता चल गया, कोई भी भारी चीज जो वजन दे रही हो, ठीक है, इसको पिस्टन जो प्रेशर आगे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या लगा दी मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बेसिकली सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके अंदर क्या जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे ये लगाई हुई है, मैंने पिस्टन को प्रेशर किया है, ठीक है, पिस्टन की मदद से मैंने प्रेशर दिया सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट पार्टिकल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गुजरने नहीं देगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगी, ठीक है। तो इस साइड पे क्या है, सारा का सारा आ गया, साइड पे सारा का सारा सॉल्वेंट आ गया। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आप लोगों को समझ आ चुकी है ना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को गुजरने देती है, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देती। ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, surface tension is a contractive tendency of a surface of a liquid that allows it to resist an external force. The cohesive forces among liquid molecules are responsible for the phenomenon of surface tension. Surface tension basically liquid की जो सी surface है ना, जो liquid की surface है वो एक force लगाती है, एक tension लगाती है, ठीक है, दिखाती हूँ मैं। ये liquid है, नीचे सारा का सारा liquid है, liquid के ऊपर एक सरफेस जो सी बनती है ना, लिक्विड की सबसे ऊपर वाली सरफेस, उसकी एक टेंशन होती है, ठीक है, उसकी एक फोर्स होती है, उसका एक प्रेशर होता है।
वो क्या करती है, वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को, बाहर से लगने वाली फोर्स को रेजिस्ट करती है। एग्जाम्पल आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, एग्जाम्पल देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा पानी खड़ा होता है ना जहाँ पे, उसके ऊपर जो सा मच्छर है जब वो बैठता है, मॉस्किटो मच्छर जो बैठता है वो पानी के अंदर क्यों नहीं डूबता है, वो पानी के ऊपर खड़ा हुआ होता है ना, इस तरह करके यहाँ पे मच्छर खड़ा होता है, पानी के अंदर नहीं जाता, खड़ा पानी के ऊपर खड़ा होकर पानी पी रहा होता है। वो इस वजह से क्योंकि वाटर की माइनर सी सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। सरफेस के ऊपर थोड़ा सा सरफेस होती है वो वाटर की थोड़ा सा फोर्स रखती है कि जो एक्सटर्नल फोर्स जितनी भी लग रही है, बाहर से आने वाली फोर्स लग रही है, उसको रेजिस्ट कर सके, उसको रोक सके, ठीक है। इस वजह से पानी जो से जब खड़ा होता है ना, तो उसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह गिरी हो, पानी के ऊपर जब मिट्टी गिरी होती तो ऊपर वाली सरफेस पे हमें डस्ट पार्टिकल्स नजर आ रहे थे, लेकिन नीचे जो था पानी होता है वो बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नदी नाले देखे होंगे, गंदे नदी नाले, तो आप लोगों ने देखा होगा जो कम वजनी चीजें वो पानी के अंदर नहीं होती बल्कि सरफेस के ऊपर तैर रही होती है, तो मतलब सरफेस की कोई ना कोई टेंशन है, ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे विच इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कस वर्ड आप लोगों को पता है किस लिए इस्तेमाल होता है, गाढ़ेपन के लिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो। कार्ड विस्कोसिटी कि लिक्विड की या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक रेजिस्टेंस रखते हैं, एक खिलाफत रखते हैं, खिलाफ वर्जी रखते हैं, किसके खिलाफ, फ्लो होने के खिलाफ, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल जोन से होते हैं वो बहने के खिलाफ होते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड जोन से होते हैं बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं, जैसे गम, जैसे जूस वगैरह, ठीक है, वो गाढ़े होते हैं, वो आसानी से एकदम रवानगी से फ्लो नहीं करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। लिक्विड का फ्लो होने के, लिक्विड का फ्लो के खिलाफ होना, लिक्विड का बहने के खिलाफ होना, उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये सारे के सारे बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स मैंने टोटल आज पढ़ा दिए, पिछले लेक्चर की भी और इस लेक्चर की भी टोटल। तो आप लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह अपने माइंड में रखना, ताकि आगे जितने भी आप लोग केमिकल प्रोसेसेस वगैरह बॉडी के अंदर पढ़ोगे, तो जब ये प्रिंसिपल्स आप लोगों के माइंड में होंगे तभी आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस को समझ पाएंगे, ठीक है। वरना अदरवाइज आप लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई समझ ना आए तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।